हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज से हमारा फॉर्मूला एंड फंक्शंस का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस सारे फंक्शन सीखेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियोस को देखिएगा, तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आप एडवांस के फॉर्मूला एंड फंक्शंस इजीली वे में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। जो फॉर्मूला एंड फंक्शंस है उसके बेसिक जितने भी फंक्शंस है उसको हम समझेंगे। उसके बाद जब फॉर्मूला में आएंगे तो उसमें एडवांस लेवल हम समझेंगे। ठीक है, तो फंक्शन जो जितने भी मतलब 60 to 90 समझ के चल सकते हैं कि 60 to 100 के बीच में जितने भी फंक्शंस है उसको हम पहले करेंगे, उसके बाद हम एडवांस पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फंक्शन और फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो आंसर में देख लीजिए आप, फंक्शन मींस इनबिल्ट फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ MS एक्सेल इज कॉल्ड फंक्शंस। मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एक्सेल के अंदर आप सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज ये सारे फंक्शंस आप अप्लाई करते हैं जो कि एक्सेल के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इक्वल टू सम लिखते हैं तो ये देखिए, जैसे आपने सम लिखा तो वैसे ही आपका सम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, तो फंक्शन आर दोज विच इज इनबिल्ट फंक्शन ऑफ MS एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस है आपको जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट ये सारे जितने भी फंक्शंस मिलते हैं वो सारे इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको फंक्शन कहा जाता है। पहला क्लियर? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज फॉर्मूला। अब फॉर्मूला किसे कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मूला। मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे कि जब हम रिजल्ट निकालते हैं, जिन्होंने मार्कशीट बनाई होगी उसमें आप देखते हैं इक्वल टू इफ, और इफ के साथ हमें एंड का यूज करना पड़ता है। तो इसमें दो फंक्शन का यूज हुआ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अभी इतना समझ के चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है कि टाइप ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला जो जनरली मेन जो दो होता है हमारा वो होता है विथ रेफरेंस और होता है विदाउट रेफरेंस। विथ रेफरेंस जो होता है वो आपका 99% यूज होता है। ठीक है, और ओनली 1% ही आपका विदाउट रेफरेंस में यूज होता है। ठीक है, ये भी हम आगे एग्जांपल से समझाएंगे कि विथ रेफरेंस क्या होता है और विदाउट रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, और एक है आपका फंक्शन विथ रेंज एंड मेनी आर्गुमेंट। ठीक है, और उससे पहले ये समझ लीजिए ओनली वन सेल और वन आर्गुमेंट। मतलब क्या है इसका समझ लीजिए। ये हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने दो आपको बताया, विथ रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस। अब हम पढ़ रहे हैं ओनली वन सेल और वन आर्गुमेंट। मतलब क्या है कि जब भी आप जैसे कि इक्वल टू आप सम लगाते हैं, सपोज कीजिए जैसे आप सम लगाते हैं तो सम में देखिए जो आर्गुमेंट चलता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से मेनी आर्गुमेंट्स वो चलता रहता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल, जैसे आप इफ लगाते हैं तो इफ में भी देखिए लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, तो ये भी आर्गुमेंट एक से ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें सिर्फ एक आर्गुमेंट पूछेगा? तो वैसा है आपका इक्वल टू लोअर। एक फंक्शन होता है हमारा टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत आता है लोअर। इसमें देखिए जैसे हमने LOWER लिखा और यहां पे सिर्फ एक ही आपसे आर्गुमेंट पूछा जा रहा है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमने ये वाला सेल दे दिया। ठीक है, ओनली वन सेल, और देन हमने एंटर प्रेस कर दिया ब्रैकेट क्लोज करके। तो देखिए जो सारे वर्ड कैपिटल में थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? स्मॉल में। और आर्गुमेंट कितना पूछा? सिर्फ एक। समझ में आ गया? तो ओनली वन सेल और वन आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसे कहते हैं वन सेल और वन आर्गुमेंट। क्लियर? इसके बाद आता है नेक्स्ट फंक्शन विथ रेंज एंड मेनी आर्गुमेंट। मतलब क्या होता है इसका समझ लीजिए। जैसे कि आप जब सम का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको जहां पे वैल्यूज लिखी होती है वो रेंज आप सिलेक्ट करते हो और एंटर प्रेस कर देते हो तो आपका सम आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मेनी आर्गुमेंट्स, जैसे आपने इफ पढ़ा है तो इफ में आपने देखा है कि एक सेल को हम क्लिक करते हैं फिर दूसरे सेल को क्लिक करते हैं तो आर्गुमेंट्स बढ़ते जाते हैं। तो मेनी आर्गुमेंट के साथ ऐसे वर्क करेगा।
क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद है फंक्शन विथ लॉजिक्स। फंक्शन विथ लॉजिक जैसे एग्जांपल के लिए इक्वल टू इफ कंडीशन जो है आपका लॉजिकल फंक्शन में आता है। इफ के साथ अगर एंड भी यूज कर दे तो एंड भी आपका लॉजिक फंक्शन में आता है, और भी लॉजिक फंक्शन में आता है। तो लॉजिकल फंक्शंस भी होते हैं जिसका हम यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये टोटल 5 प्रकार के आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ लेते हैं फॉर्मूला वर्सेस फंक्शन में, ठीक है, कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है और बेटर कौन सा है, फॉर्मूला या फंक्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है एग्जांपल ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला का एग्जांपल क्या है, जैसे कि अगर आपको ये वैल्यूज दी गई है और अगर मैं कहूं कि आपको इन सभी का सम करना है, तो फॉर्मूला कैसे होता है वो समझ लीजिए। जैसे इक्वल टू आपने किया, हमेशा ध्यान में रखना है कि इक्वल टू से एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला हमने सेल दिया, प्लस का साइन लगाया, फिर हमने ये वाला सेल दिया, फिर प्लस का साइन, फिर ये वाला सेल, इस तरीके से एक एक करके हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि सेल का एड्रेस आ रहा है, सेल का रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे D5, ये वाला जो सेल था D5 है, ये देखिए D, ये रहा आपका D और ये रहा आपका 5, और फिर क्या होगा E5, फिर क्या होगा F5। इस तरीके से एक एक सीरीज का आप सिलेक्ट करेंगे एक एक सेल को, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस और ट्रेडिशनल है। जिसको नहीं पता होगा कि सम कैसे करना है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो इस मेथड को अपनाएगा, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है आपका। तो समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला किस लिए यूज होता है और कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। बट उससे बेटर आप कीजिए किसका यूज, आप यूज कीजिए फंक्शन का। किसका? फंक्शन का। अब देखिए फंक्शन कैसे तुरंत 1 सेकंड में आपका आंसर लाएगा। जैसे कि अब इन सभी का टोटल करना है तो आप लगाएंगे इक्वल टू देन सम, और उसके बाद आप रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद बस एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए चुटकियों में आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों में समझ में आया होगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए, फॉर्मूला या फंक्शन, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस पढ़ लेते थोड़ा बहुत कि फॉर्मूला एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि फंक्शन इज प्री डिफाइंड और इनबिल्ट इन एमएस एक्सेल। मतलब कि क्या है कि जो फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, मतलब जो पहले से ऑलरेडी एक्सेल में बने होते हैं। बट फॉर्मूला इज यूजर डिफाइंड। मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे फॉर्मूला को बनाना है। जैसे इफ के अंदर एंड यूज कर दिया और यूज कर लिया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया, तो वो यूजर जो है, जो मतलब उपयोग करता है, जो फंक्शन को अप्लाई कर रहा है, उसे पता है कि हमें आंसर में क्या चाहिए, आउटपुट में हमें क्या चाहिए, तो इसमें क्या हम फंक्शन मिला है जो जाके हमारा आउटपुट ये आएगा। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फंक्शन इज वर्किंग विथ सिंगल सेल रेफरेंस और आर्गुमेंट, बट फॉर्मूला इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। अभी आपका क्लियर हो गया। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जैसे हमने ओनली 1 सेल का रेफरेंस दिया था, जैसे लोअर हमने लगाया तो एक सेल पे उसने काम किया, और सेल रेफरेंस वही जो हमने सेल का नंबर दिया था, जो हमने बगल वाला सेल सिलेक्ट किया था, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका बट इसी में फिर आपका क्या है, बट फॉर्मूला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। मतलब इफ के साथ एंड यूज कर लिया जब हमें रिजल्ट निकालना होता है तो, ठीक है। मतलब 2 फंक्शन को मिला के एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फंक्शन इज नॉट एनालिटिकल बट फॉर्मूला इज एनालिटिकल। मतलब क्या है, देखिए जैसे फंक्शन था, हमने इक्वल टू लोअर लगाया और लोअर में सिर्फ टेक्स्ट पूछा और हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया था, तुरंत आपका आंसर आ गया। क्या उसमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ा, आपको कुछ सोचना पड़ा? नहीं सोचना पड़ा, आपने बस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तुरंत आपके सामने आंसर आ गया। उसमें कुछ भी लॉजिकल फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन फॉर्मूला जो है वो एनालिटिकल है। जैसे इफ के साथ हमने एंड यूज कर दिया, लेकिन एंड यूज किस लिए हुआ ये हमें समझना पड़ेगा। तो एनालिटिकल जो है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बट फंक्शन एनालिटिकल नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फंक्शन इज इंडिपेंडेंट बट फॉर्मूला इज डिपेंडेंट। देखिए फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब जैसे आपने इक्वल टू सम लगाया, रेंज सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, तुरंत आंसर आ गया, लेकिन इसमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ा आपको, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला इज डिपेंडेंट, मतलब कि फॉर्मूला जब भी हमें अप्लाई करना पड़ता है जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन के अप्लाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसमें हमें सोचना पड़े कि हाँ ये चीज ये करेंगे तब ये आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? दूसरे फॉर्मूले के ऊपर, दूसरे फंक्शन के ऊपर। जब 2 फंक्शन मिलेगा तब जाके एक फॉर्मूला आपका बनेगा,
समझ में आया? इसलिए इसको डिपेंडेंट कहा जाता है। तो ये मेजरली 4 आपके डिफरेंस है फॉर्मूला एंड फंक्शंस के, ठीक है। इसके बाद यहां पे पढ़ लीजिए टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट। कितने प्रकार के फंक्शन आर्गुमेंट होते हैं जब भी हम कोई जब फंक्शन लगाते हैं। तो देखिए, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, मतलब जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं पूछा जाता हो। जैसे एग्जांपल के लिए टुडे, हम ये एग्जांपल्स आगे समझेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट मतलब क्या है? जिसमें आपको कोई भी आर्गुमेंट नहीं पूछा जाता हो। जैसे कि इक्वल टू आप लगाएंगे टुडे, ठीक है, टुडे आपने लगाया और ब्रैकेट ओपन किया, टैब की दबा दीजिएगा तो आपका ब्रैकेट ऐसे ही अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, जब मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो क्या इसमें कोई भी आर्गुमेंट पूछा है, टेक्स्ट, नंबर या कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्या कर दीजिए, क्लोज। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया और हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो क्या आया? आज का डेट, जो हमारे सिस्टम में जो डेट होता है वो आ जाता है। ये हम आगे भी बताएंगे आपको कि कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आर्गुमेंट आपसे नहीं पूछा उसने, सिर्फ ब्रैकेट, जो फंक्शन का नाम था टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर, ठीक है। उससे पहले ये भी ध्यान में रखना है कि इक्वल टू लगाना है जब भी कोई फॉर्मूला एंड फंक्शन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है फंक्शन विथ वन आर्गुमेंट। जैसे हमने इक्वल टू लोअर पढ़ा था अभी जस्ट, जैसे हमने इक्वल टू लोअर पढ़ा था, जिसमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने इस पे क्लिक किया और देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, सारे वर्ड जो कैपिटल में थे वो स्मॉल में हो गए और इसमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट आपसे पूछा गया, क्या? सिर्फ टेक्स्ट दीजिए आप इसमें, और कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है। फिर है फंक्शन विथ मेनी आर्गुमेंट। जैसे हमने इफ का एग्जांपल दिया था आपको पीछे ही, जैसे इक्वल टू आप इफ लगा रहे हैं तो देखिए इसमें मेनी लॉजिकल, जैसे पहले आपसे पूछा लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, तो एक से ज्यादा क्या है, आर्गुमेंट है। समझ में आया? ठीक है। तो ये सारे चीज आपको क्लियर हो चुके होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला एंड फंक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला एंड फंक्शन। हम फॉर्मूला एंड फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें उससे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। क्या लगाना है? इक्वल टू। कोई भी अप्लाई करना हो फॉर्मूला और फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद टैब की, देखिए टैब की का यूज कब करना है, जैसे कि टू ओपन फंक्शन इन ऑल कैप्स। मतलब क्या है, देखिए जैसे कि इक्वल टू आप लगाते हैं, SUM लिखते हैं, तो देखिए सम यहाँ पे ऑलरेडी पहले आ चुका है। अगर इसमें से सम इफ चालू करना है तो सम इफ आप चूज कर लीजिए, ठीक है। और अगर सम इफ चूज करना है तो सम इफ चूज कर लीजिए। अभी मुझे जैसे सम चूज करना था, ठीक है, तो हम इस पे आ चुके हैं। अब आपको क्या करना पड़ता है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, लेकिन नहीं, आप जब अगर कीबोर्ड में टैब लिखा होता है उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपका फंक्शन चालू हो गया अपने आप, ऑल कैप्स में आ गया, ये जो वर्ड थे वो कैपिटल में भी आ गया और ब्रैकेट भी अपने आप चालू हो गया, ठीक है। तो टैब की का यूज ऐसे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पैरेंथेसिस ब्रैकेट। देखिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी स्पेसिफिक आर्गुमेंट और पैरामीटर देना हो, क्या देना हो, स्पेसिफिक आर्गुमेंट और पैरामीटर। जैसे कि इक्वल टू हम सम लगाते हैं और सम लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके अंदर एक एक आर्गुमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक ही साथ पूरा रेंज भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉमा। कॉमा क्या होता है, सेपरेटर के लिए यूज होता है, ठीक है। सेपरेट पैरामीटर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, यहां पे जैसे मैंने 45 लिखा, 55 लिखा, 66 लिखा, इस तरीके से कुछ वैल्यूज लिखी है मैंने, और मैंने इक्वल टू लगाया सम, ठीक है। तो सम देखिए क्या कहता है कि एक साथ आप पूरा रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ में आया। लेकिन नहीं, फंक्शन क्या कहता है इसका कि आप पहले एक सेल सिलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ नंबर 1 आ गया, फिर देखिए एक सिंगल कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक कॉमा लगा दीजिए, देखिए फॉर्मूला, ये जो फंक्शन है वो आगे बढ़ गया। फिर सेकंड वाला नंबर सेलेक्ट कीजिए, फिर कॉमा, फिर थर्ड वाला सेलेक्ट कीजिए, तो कॉमा एक एक सेपरेटर दे रहा है, ठीक है। और ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, क्लोज, और एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सम आ गया आपका, ठीक है। तो सम इस तरीके से भी सेम आएगा और जो आप एक साथ रेंज सेलेक्ट करते हैं उसमें भी सेम आएगा। तो बस मेरा अभी जो मेन मोटिव था वो ये समझाना कि कॉमा का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कॉलन।
तो देखिए कॉलन क्या होता है कि जब भी हम कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं बीच में एक कॉलन आ जाता है। देखिएगा कैसे, जैसे कि हमने लगाया इक्वल टू सम, ठीक है, और टैब की दबा दिया तो अपने आप ये चालू हो गया। इसके बाद ये रेंज सेलेक्ट कीजिए जरा, तो देखिए यहाँ पे C11 से लेकर हमने C13 तक सेलेक्ट किया है। ये रहा हमारा C कॉलम, C11, ये रहा 11 और 12 और 13, तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया है। तो देखिए बीच में कॉलन आ गया, तो एक रेंज कहते हैं इसे। अगर हम कोई कॉलन लगा देते हैं तो उसे रेंज देने के लिए यूज किया जाता है, जो कि सामने आपका लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंटर प्रेस करेंगे तब भी इससे भी सेम ही आंसर आएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, ये होता है जब भी आपको ऑप्शनल आर्गुमेंट देना हो। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे आप इक्वल टू इफ लगाते हैं, तो इफ में लगाने के बाद देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट आपने दे दिया। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट देने के बाद जब कॉमा आप लगाएंगे तो नेक्स्ट आर्गुमेंट आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो स्किप भी इसे कर सकते हैं कॉमा लगा के, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कर्ली ब्रैकेट। इसका यूज कब होता है, जब भी आपको यूज फॉर मल्टीपल क्राइटेरिया और आर्गुमेंट। देखिए कर्ली ब्रैकेट का जब भी यूज करना हो तब आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। जब भी आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे वो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ इन सब चीजों का काम का जो भी इनका काम होता है वो याद रखना है आपको बस, ठीक है, कि इन सभी का यूज क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई फंक्शन या आर्गुमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फंक्शन आर्गुमेंट अप्लाई करने के बाद कौन सा ऐसा की है जिसको हम प्रेस करेंगे तब हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो समझ लीजिए, जैसे अगर आप कोई भी नॉर्मल फंक्शन अप्लाई करते हैं जैसे इक्वल टू सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, तो जितने ऐसे फंक्शंस है बिल्कुल जो नॉर्मल है जिसमें कुछ भी आपने एडवांस में कुछ भी यूज नहीं किया है, तो उसमें सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है जब भी कोई नॉर्मल फंक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एंटर का यूज जब करना है जब आप कोई अरे या फिर कोई एक रेंज देते हैं, तब आपको यूज करना है कंट्रोल प्लस एंटर का, ठीक है। या फिर जब भी आप कोई मल्टीपल सेल का रिजल्ट एक टाइम में जानना चाहते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए जैसे कि आपने इतना सारा रेंज सिलेक्ट किया और इक्वल टू एक फंक्शन लगाते हैं रेंज बिटवीन, ठीक है। जैसे कि आपने रेंज बिटवीन लगाया और रेंज बिटवीन में हमने कहा कि मुझे 33 से लेके 100 तक की बीच की वैल्यू चाहिए। जिन्होंने रेंज बिटवीन पढ़ा होगा उनको याद होगा कि इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लाएंगे। तो ये जो फंक्शन है हमने एक सेल में अप्लाई किया है। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा नॉर्मली तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इन सभी सेलों में एक बार में ये वैल्यू फिल नहीं होगी, फिर मुझे इसको दोबारा से ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे ये जो वैल्यू है ये सभी में एक साथ लानी है, ठीक है, जो कि सामने आप देख सकते हैं, इट यूज फॉर बल्क एरे और मल्टीपल सेल रिजल्ट एट वन टाइम फंक्शंस, ठीक है। तो हमने रेंज सेलेक्ट कर रखा था, हमने एक सेल में रेंज बिटवीन लगाया। अब कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कीजिए तो जरा देखिए क्या आंसर आ रहा है। देखिए एक बार में सभी में आंसर आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। इट इज यूज फॉर अरे फंक्शन इन वन सेल, ठीक है। जब भी आपका अरे फंक्शन अप्लाई होता है, ठीक है, तो उस समय आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ठीक है। तो अभी जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं अभी सिर्फ आपको माइंड में ये चीज याद रखनी है कि कब हम किस चीज का यूज करते हैं और कौन सी शॉर्टकट का अप्लाई करके हम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। ताकि जब मैं एडवांस लेवल में ये सारी चीजें करवाऊं तो आपको कोई परेशानी ना हो कि हाँ इस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विदाउट फंक्शंस। अभी जैसे हमने विदाउट रेफरेंस से जैसे हमने पीछे पढ़ा था, मैंने आपसे कहा भी था कि हम विदाउट रेफरेंस के एग्जांपल्स भी समझेंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन हमारा आता है जिसका नाम है नाउ, ठीक है, जो हमारा विदाउट रेफरेंस में आता है। टोटल हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं जो विदाउट रेफरेंस में आते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ओनली 1% ही हमारा विदाउट रेफरेंस होता है और विथ रेफरेंस हमारे पास 99% होते हैं। अभी ये जो 6 फंक्शन आप पढ़ रहे हैं, इस फंक्शन के बाद जितने भी आप फंक्शन पढ़ेंगे वो सारे रेफरेंस में आते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से,
सबसे पहला है आपका नाउ, तो नाउ पढ़ लीजिए जरा क्या है, नाउ करता क्या है। तो नाउ दिस फंक्शन इज यूज फॉर टुडे डेट एंड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्यूटर। मतलब कि जो भी आपके कंप्यूटर या सिस्टम में जो भी आपका टाइम चल रहा है और डेट जो भी है वो आपको ये शो करता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लगाया इक्वल टू नाउ, ठीक है, इक्वल टू से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है। नाउ लिखने के बाद टैब की दबा दीजिए तो अपना ब्रैकेट चालू हो जाएगा और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है, और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आपका डेट एंड टाइम आ गया, लेकिन हमने कोई रेफरेंस भी नहीं दिया इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टुडे। देखिए टुडे क्या होता है, जब भी आपको आज का डेट जानना है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने टुडे जब यूज करना है, टुडे दिस फंक्शन इज यूज फॉर टुडे डेट ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्यूटर, जो कि हमने पिछले में समझा। उसमें क्या हुआ, डेट एंड टाइम दोनों आया, लेकिन टुडे में क्या होगा, सिर्फ डेट आएगा। देखिए इक्वल टू हमने लगाया, इक्वल टू टुडे और टैब की दबा दीजिए, अपना ब्रैकेट चालू हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कंट्रोल उसके बाद नॉर्मली एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपका यहाँ पे डेट आ गया। उसके बाद अगर आपको पाई की वैल्यू जाननी है तो देखिए यहाँ पे पाई का क्या काम करता है, पाई दिस फंक्शन इज यूज फॉर गेटिंग पाई वैल्यू, जो 3.14 होती है। 22/7 हम जानते हैं कि ये होता है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है, ठीक है। तो हमने लगाया इक्वल टू पी आई, ठीक है, और टैब की दबा दीजिए, ब्रैकेट चालू हो जाएगा, ब्रैकेट के साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद है इक्वल टू रो, हमने लगाया इक्वल टू रो। अब रो समझ लीजिए पहले होता क्या है, रो दिस फंक्शन इज यूज फॉर नोइंग एक्टिव रो नंबर। मतलब क्या है, देखिए हमने रो का फंक्शन लगाया, टैब की दबा दिया, ब्रैकेट चालू हो गया, ब्रैकेट हमने शिफ्ट के साथ क्लोज करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, यहां पे देखिए रेफरेंस पूछ रहा है, आप बोलेंगे कि सर इसमें तो ब्रैकेट पूछ रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट जो है हम नहीं, जो इसमें रेफरेंस है वो हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, देखिए तब भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो आउटपुट आया वो क्या आया, 14 आया है, समझ में आया। तो 14 किस बेस पे आया, तो ये जो है हमारा एक्टिव रो नंबर बताता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना 14, ये एक्टिव रो नंबर बताता है हमें, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में आ रहा होगा आपका कि यहां पे जो है हमारा रेफरेंस पूछा जा रहा है, बट हमने रेफरेंस नहीं दिया, हमने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर प्रेस कर दिया। तो जरा सा थोड़ा सा पीछे आइए, तो यहां पे देखिए हमने पढ़ा था कि जब भी कोई स्क्वायर ब्रैकेट हो तो वो ऑप्शनल होता है, चाहे तो हम दे चाहे तो ना दे, ठीक है। तो वही देखिए जब विदाउट रेफरेंस में आप आएंगे तो इक्वल टू आपने लगाया था रो, तो रो में भी देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट ही आ रहा है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे या तो ना दे। और ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए 14 जो आया वो आंसर आया रो नंबर, जो जिस सेल पे आप रहेंगे वो रो नंबर ये देगा। अभी ये जो रो है हमने बेसिक सा यूज समझा है, इसको हम जब एडवांस में समझेंगे, जब हम दो फंक्शन को मिलाएंगे तब आपको इसका असली यूज समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी रो इतना समझ के चलिए कि एक्टिव रो नंबर बताता है जो अभी हम जिस सेल नंबर पे हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉलम, तो ये एक्टिव कॉलम नंबर बताएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर नोइंग एक्टिव कॉलम नंबर। तो अभी किस कॉलम नंबर पे ये जानना है, इक्वल टू कॉलम लगाइए आप, ठीक है। और रेफरेंस इसमें भी पूछा जा रहा है, नहीं दे रहे, हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए कितना आया 4। तो जरा एक बार गिनिए ऊपर से 1 2 3 एंड 4, तो 4 सही आंसर कॉलम नंबर, ठीक है। इसके बाद है रेंड। देखिए रेंड फंक्शन क्या करता है, जब भी आपको 0 और 1 के बीच की वैल्यू चाहिए हो, क्या हो 0 और 1 की बीच की वैल्यू अगर आपको चाहिए हो तो आप किसका यूज करेंगे, रेंड फंक्शन का, ठीक है। तो देखिए इसका यूज कैसे किया जाता है, जैसे कि अगर आपसे मैं कहूं कि इस रेंज में मुझे 0 और 1 की बीच की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मैन्युअली लिखने बैठे देखिए बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो जैसे हमने लगाया इक्वल टू रेंड, जो रेंड बिट, देखिए दो फंक्शन है रेंड और रेंड बिटवीन। रेंड बिटवीन बड़ी से बड़ी वैल्यू जनरेट कर सकता है, लेकिन जो रेंड है वो क्या करेगा 0 और 1 के बीच की वैल्यू देगा, 1 से ज्यादा नहीं देगा, 1 से कम। तो रेंड हमने लगाया ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सिर्फ 1 में वैल्यू आ गई। अब जितना रेंज है आप उतना सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिए ताकि डाउन फिल हो जाए, कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिए ताकि राइट फिल हो जाए, ठीक है। समझ में आया।
तो यहां पे देखिए रैंडमली 0 to 1 के बीच की वैल्यू इसने जनरेट कर दी। ठीक है, तो अभी और हम इसके बारे में आगे समझेंगे कि और कैसे इसका यूज किया जाता है रैंड फंक्शन का। ठीक है, अभी इतना समझ के चलिए। ठीक है, और अगर आपको एक साथ पूरे रेंज में चाहिए तो जो कि अभी आपने पीछे पढ़ा था, इक्वल टू रैंड लगाइए, टैब दबा दीजिए, अपना ब्रैकेट चालू हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कीजिए ताकि एक साथ सभी सेलों में रिजल्ट आ जाए। ये देखिए। ठीक है, तो ये था आपका विदाउट रेफरेंस के 6 फंक्शन जो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका विथ रेफरेंस। अब विथ रेफरेंस क्या होता है? तो विथ रेफरेंस को इजीली वे में समझ लीजिए, जिसमें रेफरेंस देने की जरूरत हो उसे बोलते हैं विथ रेफरेंस। जैसे कि आप यहां पे जैसे आप लिख लीजिए ठीक है, हमने ये लिखा है, अभी ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है। अब मैं चाहता हूं कि सारे वर्ड क्या हो जाए कैपिटल में, तो एक फंक्शन होता है हमारे पास इक्वल टू अपर। ठीक है, टैब की दबा दीजिए, खुल जाएगा अपना ब्रैकेट और इसमें क्या पूछा जा रहा है? टेक्स्ट। ठीक है ना, तो इसको क्या चाहिए? रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना, टेक्स्ट। आप कौन सा टेक्स्ट है? तो हमने ये वाला सेल रेफरेंस दिया, जो सेल रेफरेंस क्या है? D7 और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका आंसर आ गया, सारे वर्ड कैपिटल में हो गए। लेकिन इसमें क्या हुआ? रेफरेंस देने की जरूरत पड़ी आपको। ठीक है, इसका और दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि वैल्यू से इन सभी का मुझे सम करना है, तो सम ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो जैसे आप इक्वल टू सम लगाएंगे तो आपको नंबर देने पड़ेंगे ना, तो सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा, तो हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे D10 से लेकर D12 तक आपने सिलेक्ट किया है, तो वो देखिए रेंज आ गया, तो सेल का रेफरेंस हुआ ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना विद रेफरेंस आर दोज फंक्शन विच इज रिलेटेड टू सेल रेफरेंस और सेल नंबर बोथ। तो देखिए सेल रेफरेंस क्या हुआ? ये सेल रेफरेंस दिया और सेल का नंबर क्या है? D10 और D12 तक हमने ये रेंज सिलेक्ट किया है। एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए आंसर आ गया। समझ में आया? तो उम्मीद है आपको फॉर्मूला एंड फंक्शन समझ में आए होंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहता है कि सर फॉर्मूला एंड फंक्शन में हमें कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।